हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नया टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या आप कह सकते हो परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताया था और पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ाया था। तो जो परागकोश की संरचना या परागकोश की भित्ति होती है उसके 4 परतें होती है। ठीक है, मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया था कि परागकोश में 4 कॉर्नर पाए जाते हैं। तो एक परागकोश में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं उसे द्विकोष्ठी कहते हैं, जिसमें एक कोष्ठ होते हैं उसे एक कोष्ठी कहते हैं, और 2 कोष्ठ होते हैं जो एक कोष्ठ में 2 परागधानी पाई जाती है, तो 2 कोष्ठों में 4 परागधानी पाई जाती है। अब जो कि ये संरचना है ये वाली, इसमें जो परागकोश की संरचना है इसकी भित्ति 4 परतें पाई जाती हैं। 4 परतें कौन कौन सी होती है? अधिचम या बाह्य त्वचा, 4 परतें पाई जाती है परागकोश की भित्ति में। बाह्य त्वचा या अधिचम। दूसरी है अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम। तीसरी है मध्य परत। चौथी है टैपिटम। जो परागकोश के अपन ये सेक्शन देखेंगे, इसके एक कोनर का सेक्शन देखेंगे तो आपको 4 परतें दिखाई देगी। आप यदि चारों कोनों का देखोगे तो सेम भी बात है, क्योंकि एक कोने पे जो संरचना पाई जाती है वो चारों कोनों पे सेम संरचना पाई जाती है। तो सबसे पहली है बाह्य त्वचा। जो बाह्य त्वचा जो परागकोश की, एक बार मैं आपको वापस से डायग्राम बना के बता देती हूँ परागकोश का। जिस प्रकार की परागकोश की संरचना था तो इसकी ये जो संरचना है ना, इसके एक सिरे को दिखाया गया है। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली परत होती है बाह्य त्वचा या अधितर्म, ये सबसे बाहर की ओर परत पाई जाती है। जैसे कि डायग्राम में देखें, सबसे बाहरी परत होती है और यह एक कोशिकीय होती है, मतलब कि इसकी एक ही लेयर पाई जाती है। अधिचर्म या बाह्य त्वचा सबसे बाहर की ओर परत होती है और इसकी एक ही परत पाई जाती है, और इसकी उत्पत्ति प्रपशु कोशिका से नहीं होती। प्रपशु कोशिकाएं भी होती है जब कुछ कोशिकाएं एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होने से उनमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य का निर्माण हो जाता है। उन कोशिकाओं को प्रपोषित कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और इस सबसे बाहर वाली परत है अधिचर्म, इसका क्या काम होता है? सुरक्षात्मक परत बनाती है, मतलब कि जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड है अंतस्थीसियम, जो अधिचर्म के अंदर की परत होती है। अंतस्थीसियम होती है कहाँ पाई जाती है? जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, अंतस्थीसियम का अधिचर्म के नीचे की ओर पाई जाती है। तो ये बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित होती है और इस पर यह भी एक कोशिकीय होती है, मतलब कि इसकी भी एक ही लेयर पाई जाती है। बाह्य त्वचा की भी एक ही परत होती है और अंतस्थीसियम की एक ही परत होती है, और इस परत पर तंतुवत स्थूलन पाए जाते हैं। मतलब कि इसकी जो बाहरी भित्ति पतली होती है और भीतरी वाली भित्ति पर मतलब कि इस पर स्थूलन पाए जाते हैं, जगह जगह जमाव पाए जाते हैं, जिससे बाहर की जो परत होएगी वो तो पतली होएगी और जो भीतर की जो ये परत होएगी, भीतरी जो परत होएगी, इस पर अल्फा सेलुलोज कोशिका का जमाव होता है। अल्फा सेलुलोज कोशिका के जमाव के कारण ये मोटी होती है। तो अंतस्थीसियम क्या होती है? ये अधिचर्म के अंदर की ओर होती है, इस पर स्थूलन पाए जाते हैं। यह एक कोशिकीय परत होती है, इसकी बाहर की भित्ति पतली होती है और अंदर की भित्ति पर अल्फा सेलुलोज कोशिका के जमाव के कारण यह मोटी होती है। ठीक है, और जिन स्थानों पर ये जो जमाव पाए जाते हैं, मतलब कि अल्फा सेलुलोज के जमाव पाते हैं, उन स्थानों को बोलते हैं स्टोमियम। जिन स्थानों पर मैंने आपको गलत बोल दिया, जिन स्थानों पर अल्फा सेलुलोज कोशिकाओं का जमाव नहीं होता है उन स्थानों को बोलते हैं स्टोमियम। मतलब कि सारी जगह तो जरूरी नहीं है कि सारी जगह ही जमाव पाया जाए, कुछ स्थानों पर अल्फा सेलुलोज या कैलोज बैंड का जमाव नहीं होता है, उन स्थानों को बोलते हैं हम स्टोमियम। थर्ड है आपकी मध्य परत। फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी मध्य परत।
मध्य परत में जैसे दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पाई जाती है? अंतस्थीसियम के अंदर की ओर, मतलब इसके नीचे की ओर। अपन जो सेक्शन पढ़ रहे हैं पराग कोश का, वो परिधि से केंद्र की ओर पढ़ रहे हैं, मतलब ये सबसे बाहर की ओर परिधि, और परिधि से जो केंद्र की ओर अंदर की ओर संरचना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मध्य परत होती है वो बाहर, मतलब ये 3 से 4 परती होती है, मतलब इनके तो एक एक थी, आदिचम की एक परत थी और इसकी अंतस्थीसियम की एक परत थी, लेकिन जो मध्य परत होती है वो 1 से 3 परतीय व्यवस्थाओं में व्यवस्थित होती है। और ये किसकी होती है? मृदुकी कोशिकाओं से बनी होती है। और मध्य परत का क्या काम मुख्य होता है? भोजन का संग्रह करना होता है, भोजन का संग्रह करती है और ये परागकोश को पोषण प्रदान करती है। तो मध्य परत यह है अंतस्थीसियम के नीचे उपस्थित होती है, में दूध की कोशिकाओं की बनी होती है और इसका कार्य भोजन का संग्रह करना होता है। फोर्थ आपके टेपिटम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन चारों में, ठीक है। टेपिटम कोशिका क्या होती है? ये एकल परती होती है और इनमें केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये पोषक परत होती है। पोषक परत की होती है, टेपिटम होती है, वो लघु बीजाणु जो बनते हैं, परागकण बनते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। टेपिटम जो कोशिकाएं होती है वो जो मध्य परत होती है उनसे भोजन को अवशोषित करती है और जो लघु बीजाणु बनते हैं उनको भोजन प्रदान करती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है, अमीबीय और स्रावी। अमीबीय और स्रावी। टेपिटम की कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, अमीबीय और स्रावी, ठीक है। जो अमीबीय कोशिकाएं होती है वो भोजन को अवशोषित करती है टेपिटम से। टेपिटम है वो मध्य परत से, मतलब कि टेपिटम है इसमें भोजन पोषक ऊतक होता है। टेपिटम मध्य परत में जो पोषक होता है उसे भोजन को अवशोषित करती है और विशेष स्थानों पर संग्रह करते हैं। उन स्थानों को क्या बोलते हैं? प्रोयूबिशकाय। टेपिटम मध्य परत से भोजन को अवशोषित करती है और कुछ विशेष स्थानों पर उनको इकट्ठा करती है। उन स्थानों को बोलते हैं प्रोयूबिशकाय। जब टेपिटम नष्ट हो जाती है तो प्रोयूबिशकाय जो भोजन का संग्रह करती है वो अपने जो पोषक ऊतक होते हैं उनको किस में मुक्त करती है? लघु बीजाणुओं में मुक्त कर देती है। अब जो लघु बीजाणु बन गए, परागकोश की जब संरचना लघु बीजाणु बन गए तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन उसे कहते हैं जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को, मतलब कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होते हैं इससे अगुणित लघु बीजाणु की जो निर्माण की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। बीच वाली सबसे टेपिटम के सबसे अंदर की ओर कौन सी कोशिका होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। जो लघु बीजाणुओं की व्यवस्था होती है वो 5 प्रकार की होती है, मतलब 5 प्रकार से ये पाई जाती है। फर्स्ट है आपके चतुष्फल की है, वो जो चतुष्फल की होती है इसमें जो 4 लघु बीजाणु होते हैं चतुफलश के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब इसमें अपन को केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, पीछे एक लघु बीजाणु होता है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, 3 तो अपन को दिखाई देते हैं और एक पीछे की ओर होता है। और ये किस में पाया जाता है? कैप्सुला प्लांट में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। और जो लघु बीजाणु बनते हैं उनकी 5 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। फर्स्ट है चतुष्फल की है, सेकेंड है समद्विपार्श्व, समद्विपार्श्व व्यवस्था वो होती है इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है? एक बीजपत्री पादप में। थर्ड है क्रोसित,
इसमें ऊपर के 2 लघु बीजाणुओं का जोड़ा नीचे के 2 लघु बीजाणुओं के समकोण पर होता है। मतलब कि इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ऊपर के 2 लघु बीजाणुओं को जोड़ा नीचे के 2 लघु बीजाणुओं के समकोण पर, ये आपको ओर से दिख रहे हैं, ये समकोण पर होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं क्रॉस। तो ये किसमें पाया जाता है? मैग्नोलिया। मैग्नोलिया। फोर्थ है टी आकारिकीय। टी आकारिकीय लघु बीजाणु। जो टी आकार के लघु बीजाणु होते हैं, इसमें ये टी आकार की संरचना में कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है। और ये किसमें पाए जाते हैं? एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया प्लांट में। और लास्ट है फिफ्थ आपके रेखिक चतुष्क। और इसमें ये एक ही और ये व्यवस्था किस प्रकार के पादपों में पाई जाती है? हेलोफिला। हेलोफिला। एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज कर दे रही हूँ। जो परागकोश होते हैं, जो परागकोश की भित्ति होती है वो 4 परती होती है। मतलब 4 परतों के द्वारा परागकोश की भित्ति घिरी हुई रहती है। सबसे बाहर की होती है अधिचर्म या बाह्य त्वचा, उसके अंदर की ओर अंतस्थीसियम, उसके अंदर मध्य परत, फोर्थ है टेपिटम। तो फर्स्ट परत होती है अधिचर्म, ये सबसे बाहर की ओर परत होती है और इसका कार्य सुरक्षात्मक परत होती है। मतलब कि सुरक्षा प्रदान करती है। जो परागकण बनेंगे परागकोश में, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड है अंतस्थीसियम। ये अधिचर्म के नीचे की ओर अवस्थित होती है और यह भी एक परतीय होती है। और इस पर ये बाहर की ओर तो भित्ति पतली होती है, लेकिन अंदर की ओर इस पर अल्फा सेलुलोज कोशिकाओं का जमा होता है, जिसके कारण ये मोटी होती है। और जिन स्थानों पर अल्फा सेलुलोज या कैलोज का जमाव नहीं होता है, उन स्थानों को बोलते हैं स्टोमियम। और स्टोमियम ये स्थान होते हैं जहाँ से जब परागकोश पक जाते हैं, परागकोश की भित्ति फटती है, तो इन स्थानों से ही परागकण बाहर निकलते हैं। थर्ड है मध्य परत। मध्य परत यह अंतस्थीसियम के अंदर की ओर होती है और ये 1 से 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। और ये पोषक उपलक का मतलब ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पोषक, इसमें भोजन संग्रह होता है। मेन बात होती है इसमें भोजन संग्रह होता है। फोर्थ है टेपिटम। सबसे महत्वपूर्ण परत है परागकोश की। ये सबसे अंदर की ओर परत होती है। टेपिटम की परत सबसे अंदर की ओर होती है। और जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो मध्य परत से पोषण प्राप्त करती है और लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। टेपिटम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अमीबीय और स्त्रावी। अब आपने परागकोश की भित्ति के बारे में पढ़ लिया। परागकोश की भित्ति में जो सबसे अंदर की ओर होती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, उससे लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन आप परागकण को भी कहते हैं, क्योंकि परागकोश से परागकणों का ही निर्माण होता है। तो जब आप परागकोश की भित्ति में परागकण का निर्माण होता है, जो परागकण होते हैं, आपने अभी तक पढ़ा है परागधानी, लघु बीजाणु, ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं। तो जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है वो क्या होती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को। लघु बीजाणु बन गए। अब उनकी व्यवस्था हर एक प्लांट में अलग अलग टाइप की होती है। 5 प्रकार की होती है। चतुष्फलकीय, जब आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई नहीं दे रही है। चतुष्फलकीय कैप्सुलर प्लांट में समद्विपार्श्व 4 दिखाई दे रहे हैं, एक ही तल में हो रहे हैं, एक द्विपत्री पादप में। थर्ड है क्रोसिड, जो कि क्रॉस के रूप में व्यवस्थित होती है। और जो कि मैग्नोलिया प्लांट में टी आकार की है। टी के आकार की लघु बीजाणु अब व्यवस्था अपने बनाते हैं। एरिस्टोलोकिया प्लांट में रैखिक जो एक ही क्रम में व्यवस्थित होते हैं हेलोफिला प्लांट में। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, जो कि थोड़ा आपके अलग है, लेकिन आप थोड़ा इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कल अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे।